देखो आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग स्टार्ट किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आज इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग किए थे इसका, ठीक है, पार्ट 1 आधा चैप्टर एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक। आज इसके बाद वाला पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? बोलो, प्रोडक्शन क्या है? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, इसी को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। या फिर प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन मतलब यूटिलिटी क्रिएट करना, कोई चीज में यूटिलिटी डालना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको कन्वर्ट कर दिए चेयर में, तो उसमें यूटिलिटी डाल दिए, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो प्रोडक्शन क्या क्या यूटिलिटी क्रिएट करता है, बोलो। प्रोडक्शन 4 तरह का यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास आप लोगों को पूरा समझा ही दिए, है ना। यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये सब तो हो गया। तो अब हम लोग आते हैं प्रोडक्शन कितना तरह का यूटिलिटी क्रिएट करता है। सर प्रोडक्शन 4 तरह का यूटिलिटी क्रिएट करता है। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी, ठीक है ना। ये 4 तरह का यूटिलिटी क्रिएट करता है प्रोडक्शन। सर फॉर्म यूटिलिटी कैसे करके क्रिएट होता है? फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड। जैसे कि लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट कर दिए, तो चेयर भी तो लकड़ी ही है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया। लेदर को जैकेट में कन्वर्ट कर दिए, जैकेट भी तो लेदर ही है, बट उसका फॉर्म कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये कैसे करके होगा? देखो एक कमोडिटी है, जैसे कि सेब ले लो, एप्पल हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये सब जगह प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कंज्यूम तो कोलकाता में होता है, राजस्थान में होता है, केरला में होता है, हर जगह होता है। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगा? प्रोडक्ट को जो जगह वो बन रहा है वहां से ले जाकर जहां वो कंज्यूम होगा वहां तक पहुंचाना है। क्लियर हो गया? इस तरह से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है। थर्ड है टाइम यूटिलिटी। सर टाइम यूटिलिटी कैसे करके क्रिएट होगा? प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने से फॉर फ्यूचर यूज। जैसे कि अभी गर्मी है, अभी से जैकेट का काम चालू हो गया, जैकेट का काम हो रहा है। अभी इतना गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा सर? अभी थोड़ी पहनेगा, अभी बना के स्टॉक करके रख रहा है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आया, उसको बेचना चालू। तो अभी वो जैकेट जून जुलाई में कोई यूटिलिटी प्रोसेस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसको स्टोर करके रख लिया गया तो नवंबर दिसंबर में वो बहुत यूटिलिटी प्रोसेस करेगा। क्लियर? और नेक्स्ट आता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी कैसे करके क्रिएट किया जाता है? बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, ये सब कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? हम लोग सर्विस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? देखो कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम तुमको बोले जैद प्रोड्यूस करो कुछ, तुम ऐसे थोड़ी प्रोड्यूस कर लोगे, तुमको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला जाता है इसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? द फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो फैक्टर्स जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ। तो what do you mean by factors of production? Factors of production means those factors that help in production. वो चीज जो मेरा प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत अच्छा। तो the productive resources are known as factors of production. Resources which are used to produce goods and services are known as factors of production. 10 तरह का नाम है इसका। टोटल 4 चीज चाहिए तुमको प्रोडक्शन के लिए।
उसी को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या क्या है वो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों क्या है मेरा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो तुम कोई भी चीज बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे तो हवा में थोड़ी बनाओगे, उसके लिए तुमको लैंड चाहिए, जगह चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन मिल गया तो जमीन अपने आप थोड़ी बना देगा कोई भी चीज, उसके लिए तुमको लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। सिर्फ जमीन और लेबर मिलके बन जाएगा नहीं, कैपिटल भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, कुछ लगाना भी तो होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा ये तीनों चीज होने से हो जाएगा नहीं बाबू, एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजर भी चाहिए जो ये सब चीज को ऑर्गेनाइज करेगा, जो जिम्मा लेगा, पूरा जिम्मेदारी लेगा। ये चारों मिलकर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये चारों को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? कोई डाउट? तो देखो लैंड और कैपिटल जो है इसको बोला जाता है पैसिव फैक्टर्स। लेबर और एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है एक्टिव फैक्टर्स। समझ में? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और लैंड और कैपिटल क्या है? पैसिव फैक्टर है, ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर है। ये दोनों लिविंग फैक्टर है। क्लियर पॉइंट? समझ में आया जैद? क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइस। सर प्राइस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? तुम लोगों को तो पता ही है, प्राइस का डेफिनेशन बताओ, तुम लोग बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? क्या वो नहीं पता? कमोडिटी का वैल्यू क्या? The price of a commodity is the amount that has been given to get this commodity. प्राइस का मतलब है उस कोमोडिटी को खरीदने का जो अमाउंट है, मनी वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस। When the value of any commodity is expressed in terms of money, it is known as price. जैसे तुम बोले सर ये टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा, कहाँ से लिए, कितना में लिए? हम बोले 400, मतलब ये टी शर्ट का कीमत को हम पैसा में तोल रहे हैं। सर ये मार्कर कितना में लिए? 100 रुपये। तो क्या हो गया है? इसका प्राइस। जब तुम कोई चीज़ का वैल्यू को मनी में, पैसा में एक्सप्रेस करते हो उसको बोला जाता है। अब इंडिया तो रुपीस बोल रहे, अमेरिका रहता तो डॉलर बोलते, सऊदी रहता तो रियाल बोलते, है तो सब प्राइस ही, करेंसी का अलग अलग फॉर्म है। तो जब तुम कोई कमोडिटी का वैल्यू को मनी में एक्सप्रेस करते हो, इट इज टर्म्ड एज प्राइस। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल प्राइस लेवल। सर जनरल प्राइस लेवल का क्या मतलब है? जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। देखो जैसे हम लोग के दादा लोग बोलते थे, हम लोग के टाइम में तो 100 रुपया में महीना चल जाता था, है ना? तो इसका मतलब क्या है? उस वक्त जनरल प्राइस लेवल, हर चीज़ का जो एवरेज प्राइस था बहुत कम था। फिर पापा लोग बोलने लगे हम लोग के टाइम में तो 10,000 रुपया में अच्छा से घर चल जाता था। अभी हम लोग बोलते हैं यार हम लोग के टाइम में घर चलाने के लिए तो 50,000 रुपया चाहिए, है ना? अब हो सकते हैं हम लोग के बाद जनरेशन वाला बोलेगा 5 लाख चाहिए। तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। क्लियर हुआ पॉइंट? तो व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज में महंगाई।
इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। जब तुम्हारे जनरल प्राइस लेवल हर चीज का दाम बढ़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, या हिंदी में महंगाई बोलते हैं ना भाई, महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है कि हर चीज का दाम बढ़ रहा है। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मींस द इंक्रीज इन द जनरल प्राइसिंग लेवल। इन्फ्लेशन मींस द इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक चीज महंगा होता है तो हम लोग नहीं बोलते इन्फ्लेशन हुआ है। जैसे कि मान लो सिर्फ कपड़ा महंगा हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई हो गया। नहीं, हम लोग इन्फ्लेशन तब यूज करते हैं या महंगाई तब बोलते हैं जब हर चीज का एवरेज दाम बढ़ रहा है। खाना का दाम बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ रहा है, तब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इन्फ्लेशन महंगाई दो रीजन की वजह से आता है। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ता है इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या मतलब सर इसका फिर से समझाइए ना। इन्फ्लेशन महंगाई दो तरह का होता है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे कि मान लो मेरे पास एक मार्कर है, ज्यादा आया, बोला सर ये मार्कर खरीदना है, हम बोले ठीक है बाबू 10 रुपया। जिशान उसके पीछे से आ गया, सर हमको भी खरीदना है, हम बोले अरे तेरा 2 आदमी लेने वाला है, मार्कर का दाम हो गया 12 रुपया। जेबा आ गई बोली सर हमको भी खरीदने, हम बोले अरे तेरा 3 आदमी खरीदने वाला है, मार्कर एक है, मार्कर का दाम हो गया 15 रुपया। बाहर से एक और आदमी आ गया, बोला भाई हमको भी मार्कर खरीदने, अब मार्कर तो एक ही है, खरीदने वाला 4, हम बोल दिए इसका दाम है 20 रुपया। तो देखो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है ये सामान महंगा होते जा रहा है। तो इस महंगाई को हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये मार्कर को बनाने में मेरा 10 रुपया खर्चा हो रहा था तो हम इसको 11 में बेच रहे थे, अब इसको बनाने का खर्चा ही हो गया मेरा 12 रुपया, तो हम इसको बेचेंगे 13 में। तो ये जो महंगाई हुआ क्यों हुआ? क्योंकि इसको बनाने का खर्च बढ़ गया। तो जब बनाने का कॉस्ट बढ़ता है इस वजह से महंगाई बढ़ता है, तो इस महंगाई को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन जब डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं वैल्यू। सर वैल्यू का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? What do you mean by value? Value of a commodity refers to the valuation placed by a household on the consumption of the commodity. अब देखो वैल्यू का मतलब होता है दो मीनिंग, एक वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मान लो फोटो फ्रेम रखा हुआ है, मेरा दादा परदादा का वो फोटो फ्रेम है, उसका वैल्यू इन यूज कुछ नहीं है। क्या हो रहा है वो फोटो फ्रेम रख के? वैल्यू इन यूज कुछ भी नहीं है, बट हम इसको क्यों रखे हैं? क्योंकि ये मेरा यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है ना। हमको एक तरह का हमको आस्था है उससे, कुछ हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसे कि मेरा टी शर्ट, हम बोले भाई ये टी शर्ट लेके, बोला शर्ट दोगे? तो बोले हाँ ठीक है सर, ये वाला टी शर्ट दे दिया, बोला शर्ट दे दे रहे। तो ये हो गया इसका वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब ये टी शर्ट के बदले में वो शर्ट, इसका वैल्यू क्या है इस टी शर्ट का, वो शर्ट। ये हो गया वैल्यू इन एक्सचेंज। तो एक है वैल्यू इन यूज़, उसका वैल्यू इन एक्सचेंज हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज होगा। बहुत कोई का वैल्यू इन एक्सचेंज है लेकिन वैल्यू इन यूज़ कुछ नहीं है। जैसे कि ज्वेलरी, वैल्यू इन यूज़ क्या काम किया? बोलो हम तुमको दे दिया एक सोना का कॉइन दे दिया, वो कॉइन तुम्हारा क्या काम का? वैल्यू इन यूज़ कुछ है नहीं, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत हाई है। वो कॉइन को बेचेंगे तो पूरा घर कॉइन से भर जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्केट। मार्केट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स actually meets ने where buyers and sellers communicate to sell and buy। कोई ज़रूरी नहीं है एक्चुअली मीटिंग हुआ हो, ये बात जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली मीटिंग हुआ हो। क्यों? ऑनलाइन मार्केट नहीं होता है क्या? ऑनलाइन मार्केट में तुम क्या सेलर से जाके मिलते हो? ऑनलाइन मार्केट में तुम सेलर से मिलते हो? नहीं मिलते हो, ठीक है। तो मार्केट क्या? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। It may be a direct face-to-face communication or through internet or through messaging app
ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है गुड्स मार्केट जहाँ पे सामान बिकता है, गुड्स मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है, और दूसरा होता है फैक्टर मार्केट, जैसे अपना कोहिनूर मार्केट। कोहिनूर मार्केट कौन सा मार्केट है? गुड्स मार्केट, सामान बिकता है। दूसरा है फैक्टर मार्केट जहाँ पे सर्विसेज बिकता है, जैसे कि सुबह उठो, गप्तल्ला मस्जिद का बाहर जाओ, जीन मस्जिद का बाहर जाओ, लाइन से लेबर लोग खड़ा होके, मजदूर लोग, वो भी एक तरह का मार्केट है। वो लोग क्या बेच रहे हैं? फैक्टर मार्केट, फैक्टर बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं। तो सर्विसेज जहाँ सेल होता है उसको बोला जाता है फैक्टर मार्केट, जहाँ पे गुड्स सेल होता है वहाँ बोला जाता है गुड्स मार्केट, प्रोडक्ट सेल होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं मनी। मनी का मतलब तो कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। मनी मतलब करेंसी, टाका, समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम, है ना। किसी को आटा चाहिए तो खोजेगा, भाई किसके पास आटा है? उसके पास आटा है, बाबू आटा दे दो ना, बदले में चावल ले लो। वो बोलेगा चावल नहीं लेंगे भाई, हमको चावल नहीं, हमको कपड़ा का ज़रूरत है। अब तुम किसी को खोजो जिसके पास आटा है और उसको कपड़ा लेना है, कितना प्रॉब्लम होता था बोलो। तो ये इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई आपको जो भी खरीदना बेचना है आप मनी को यूज़ करिए। अगर आपके पास आटा है, आप आटा बेच दीजिए, पैसा कमा लीजिए। फिर आपको कपड़ा खरीदना है, कपड़ा दुकान में जाके यही पैसा दीजिए और कपड़ा ले लीजिए। तो मनी क्या है? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? चलो अब लोग आते हैं इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम मीन्स द इनफ्लो ऑफ मनी। द इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा जो आ रहा है वो क्या है मेरा? इनकम। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? तो इनकम का मतलब। अब आते हैं सेविंग्स। सेविंग्स क्या है? दैट पार्ट ऑफ इनकम विच हैज नॉट बीन स्पेंट। अच्छा देखो, ये तीनों को साथ ही में समझाते हैं। इनकम क्लियर हो गया? तो इनकम का मतलब क्या है समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब खर्च। इनकम मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, एक्सपेंस मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी, सेविंग्स मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, है ना। जो पैसा आ रहा है माइनस जो पैसा खर्च हो गया, जो बच गया वो क्या है? सेविंग्स। समझ में आया बात? अब देखो, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। सर ये जो दो चीज़ आप बोर्ड में लिखे हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इसका क्या मीनिंग है? देखो बाबू, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री। जैसे कि हम लोग का हिंदुस्तान में, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग कुछ ना कुछ तो पैसा कमा रहे हैं। जब हम 140 करोड़ लोगों का इनकम को जोड़ देंगे तो उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम। पूरा नेशन का इनकम, पूरा कंट्री का इनकम, पूरा भारत का इनकम, उसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या होगा? जब हम ये पूरा देश का इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से। जैसे कि 140 करोड़ हम लोग का पॉपुलेशन है, तो हम लोग 140 करोड़ का जितना भी इनकम है सबको ऐड किए और डिवाइड कर दिए टोटल पॉपुलेशन से, 140 करोड़ से, तो निकल जाएगा मेरा पर कैपिटा इनकम, मतलब पर पर्सन इनकम। अब इसको एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है तो समझ लो, मेरा फैमिली में 5 मेंबर है। अब मान लो हम लोग पांचों मिलकर जो है कमा रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, तो ये मेरा हो गया फैमिली का इनकम 1 लाख रुपए। पांचों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। अब उसमें हो सकता है कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई कमा ही रहा नहीं। बट ऑन एन एवरेज जब हम ऐड किए सबका इनकम तो पांचों का इनकम निकल गया 1 लाख। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 हो गया एवरेज इनकम ऑफ पर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मतलब पर मेंबर हम लोग का फैमिली में कितना अर्न कर रहा है? 20,000। यही पर मेंबर वाला इनकम जो है ये है पर कैपिटा इनकम, और ये टोटल फैमिली इनकम जो है ये है मेरा नेशनल इनकम। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? चलो
अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेस फॉर कैपिटल गेन्स, मतलब पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना ताकि उससे तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो पाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है वेल्थ। वेल्थ का क्या मतलब है? नहीं, वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं, स्टॉक ऑफ ऑल दोज एसेट्स विच आर अ सोर्स ऑफ इनकम। वेल्थ का मतलब हर वो एसेट जो तुम्हारा इनकम का सोर्स हो। जैसे कि हम बीकॉम किए, एमकॉम किए, बीएड किए, तो ये मेरे लिए क्या, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे लिए वेल्थ है। क्यों? ये हमको इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह तुम्हारे पास मान लो 3-4 बिल्डिंग है खाली, तुम्हारा वेल्थ नहीं हुआ वो। हाँ, क्यों? उसको भाड़ा देके भाड़ा कमाएंगे। तो स्टॉक ऑफ ऑल दोज एसेट्स, हर वो एसेट जो तुमको इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है या कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्थ। हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ। हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ। क्यों? क्योंकि देखो तुम हेल्दी रहोगे तो तुम पैसा भी तो कमा सकते हो। अब मान लो कोई हेल्दी नहीं तो बेचारा को पैसा कमाने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वेल्थ दो तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल और पर्सनल वेल्थ। वेल्थ कितना तरह का है? 2 तरह का। एक है इंडिविजुअल और पर्सनल वेल्थ, और दूसरा है नेशनल वेल्थ। सर इंडिविजुअल वेल्थ और नेशनल वेल्थ का मतलब, इंडिविजुअल या पर्सनल वेल्थ का मतलब होता है कि 1% का वेल्थ, और नेशनल वेल्थ का मतलब क्या होता है? नेशनल वेल्थ का मतलब होता है पूरा कंट्री का वेल्थ। समझ में आया बात? तो इंडिविजुअल वेल्थ और पर्सनल वेल्थ रिफर्स टू स्टॉक ऑफ दोज एसेट्स विच आर ओन्ड बाय 1%। नेशनल वेल्थ इज द स्टॉक ऑफ ऑल दोज एसेट्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? नेशनल वेल्थ पूरा नेशन का वेल्थ जो सबको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है? फिर और 2 तरह का होता है, रिप्रोड्यूसेबल एंड नॉन रिप्रोड्यूसेबल। सर क्या मतलब है इसका? रिप्रोड्यूसेबल एंड नॉन रिप्रोड्यूसेबल का? बाबू रिप्रोड्यूसेबल वेल्थ का मतलब होता है मैन मेड वेल्थ। मैन मेड वेल्थ, बिल्डिंग, कार, बाइक्स, ज्वेलरीज, रिप्रोड्यूसेबल वेल्थ। मैन मेड, जिसको रिप्रोड्यूस कर जा सकता है। बिल्डिंग टूट गया फिर से बना लेंगे, बाइक चोरी हो गया नया खरीद लेंगे। रिप्रोड्यूसेबल वेल्थ। नॉन रिप्रोड्यूसेबल वेल्थ का मतलब होता है नेचुरल वेल्थ, जिसको रिप्रोड्यूस किया नहीं जा सकता है। सर क्या मतलब है नेचुरल वेल्थ का? जैसे कि फॉरेस्ट, समझ में आ रहा है बात? रिवर्स, नॉन रिप्रोड्यूसेबल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ जो एक बार खत्म हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नॉन रिप्रोड्यूसेबल वेल्थ। एक बार खत्म हो गया फिर उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत टफ है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेलफेयर। सर वेलफेयर का क्या मतलब है? इधर वेलफेयर का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर इज टेकन टू मीन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस अमंग द पीपल। वेलफेयर मतलब a sense of satisfaction and happiness among the people। लोगों में खुशहाली रहना, खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना, इसी को क्या बोलते हैं? वेलफेयर ऑफ दी पीपल। क्लियर हो गया? जैसे कि अच्छा वेदर है, वेलफेयर है। समझ में आ रहा बात? अब वेलफेयर भी ना 2 तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक वेलफेयर और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। सर क्या मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब? इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है वो वेलफेयर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है मनी से, जैसे कि तुम्हारा सैलरी बढ़ गया, इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, लॉटरी लग गया, इकोनॉमिक वेलफेयर, कहीं से पैसा आ गया, इकोनॉमिक वेलफेयर, अच्छा जॉब लग गया, इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा सर? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर में आ जाएगा जैसे कि तुम्हारा रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तुम हेल्दी हो, कोई बीमारी तुमको नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा क्लाइमेट, ये सब क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर है? जिसमें पैसा का कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिजनेस साइकिल। सर क्या मतलब है बिजनेस साइकिल का? वो जो साइकिल वाला बिजनेस होता है उसका बात हो रहा है क्या? नहीं बाबू, उसका बात नहीं हो रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कि साइकिल का बिजनेस का बात नहीं हो रहा है, बिजनेस साइकिल का बात, साइकिल का धंधा का कुछ बात होगा, बिजनेस नहीं। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है हर बिजनेस का एक फेज रहता है, वो अलग अलग फेजेस को बिजनेस का हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल मीन्स द फेजेस ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, तो बिजनेस क्या होगा? जब तुम एक बिजनेस स्टार्ट किए, वो बिजनेस एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके ग्रो हो रहा, अपना पीक पे पहुंच जाता है, फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है, रिसेशन, फिर से वापस से उठना ये चालू होता है। अब यहां पे देखो है, मान लेते हैं टाइम, और यहां पे है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना बाबू। बिजनेस को जब तुम स्टार्ट किए तो ये जो फेस है ये है प्रॉस्पेरिटी वाला फेस। बिजनेस बढ़ रहा है, तुम्हारा ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते तुम अपना तरक्की का सीमा में पहुंच गए, पीक, जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम, सेल मैक्सिमम, सब कुछ जिंदगी में एकदम अच्छा चल रहा है। अब तुम एकदम, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, अरे तेरा तो जो है हम ही भगवान है। अब उसके बाद से तुम्हारा डाउनफॉल हो जाता है शुरू। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा आ गया रिसेशन, तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हुआ, डाउनफॉल होते तुम एकदम ज़मीन में वापस से आ गई, इसको बोला जाएगा डिप्रेशन। फिर तुम बहुत दुआ किया, नमाज पढ़े, मंदिर चर्च गए, भगवान से माफ़ी मांगे, तो तुम्हारा गलती माफ़ करके वापस से तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलना स्टार्ट हो गया, तुम्हारा ज़िंदगी का पटरी वापस से गाड़ी में आ गया। ये होता है रिकवरी। समझ में आया? तो ये समझ लो बिजनेस साइकिल जो है ये एक इंसान का लाइफ साइकिल की तरह है। बच्चा हुआ, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, एकदम जवानी में पहुंच गया, मैक्सिमम ताकत उसके पास, इंटेलेक्चुअल हाई, फिर बुढ़ापा की तरफ बढ़ा और फिर मर के ख़त्म, फिर वापस से दूसरा बच्चा होगा, कोई और जन्म लेगा, फिर उसके साथ भी यही होगा। तो ये चीज़ चलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये है बिजनेस साइकिल। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है? एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, एक इकोनॉमी का जो टोटल डिमांड है उसको बोला जाता है, एक इकोनॉमी का जो टोटल सप्लाई है उसको बोला जाता है। बस हो गया, खत्म। समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज। बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमी का
इकोनॉमी में टोटल 3 एंटिटी रहता है। एंटिटी का मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट्स। इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेंट्स रहता है? 3। एक है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म मतलब बिजनेस फर्म्स, तीसरा है गवर्नमेंट। हर इकोनॉमी में ये 3 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। ये लोग क्या है? पार्टिसिपेंट्स। ये लोग क्या है? पार्टिसिपेंट्स। एक इकोनॉमी का पार्टिसिपेंट्स हाउस होल्ड रहेगा, है ना, फर्म्स रहेगा और गवर्नमेंट रहेगा। जो भी इकोनॉमी ले लो, अमेरिका में चले जाओ, 3 ही चीज तुमको नजर आएगा, घर, बिजनेस एक्टिविटी और गवर्नमेंट। इंडिया में भी यही चीज है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, इतना इजी फटफट खत्म हो जा रहा है। सबके ऊपर चैप्टर है बाबू। एग्रीगेट डिमांड का एक अलग से चैप्टर है, सप्लाई का अलग चैप्टर है, 12 में आएगा ये सब। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बस तुमको इकोनॉमी का हल्का सा झटका दे रहे हैं। चलो अब लास्ट आते हैं, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। लास्ट आज के लिए जो कि है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। सर क्या मतलब है सर? इसका मतलब होता है, देखो बाबू, स्टॉक और एक है फ्लो। एक है स्टॉक, एक है फ्लो। तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या चीज है? स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या चीज है? स्टॉक वेरिएबल आर द वेरिएबल विच आर एक्सप्रेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जिसको तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, टोटल मनी, टोटल सप्लाई। जनरली हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं एक डेट में। जैसे कि हम एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ऑन 1 जनवरी, नंबर ऑफ टीचर्स एज ऑन 1 जनवरी, नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 1 अप्रैल। जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई चीज को एक्सप्रेस करते हैं उसको बोला जाता है स्टॉक वेरिएबल। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो एक डेट में एक्सप्रेस हो रहा है ना, ये क्या हो गया? स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल विच आर एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे कि सैलरी पर मंथ, प्रॉफिट पर ईयर। समझ में आ रहा है बात? जब तुम एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में एक्सप्रेस करते हो, एक टाइम का पॉइंट में एक्सप्रेस करते हो स्टॉक, पर यूनिट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हो फ्लो। जैसे कि सैलरी क्या है? फ्लो वेरिएबल। सैलरी तुम थोड़ी बोलते हो 1 जनवरी में इतना सैलरी, नहीं, पर मंथ इतना सैलरी है, पर ईयर इतना प्रॉफिट है, पर मंथ इतना सप्लाई है, पर मंथ इतना डिमांड है। तो ये क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल जब एक पॉइंट में एक्सप्रेस करते हो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल एसेट्स एज ऑन इतना डेट, बैलेंस शीट एज ऑन इतना डेट, तो ये क्या हो गया? स्टॉक वेरिएबल। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहा है तो, पर यूनिट ऑफ टाइम में हो रहा है तो। क्लियर? चैप्टर खत्म। समझ में आ रहा है? सेकेंड चैप्टर खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।